हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करेंगे क्या, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। छोटे मोटे क्लैरिफिकेशन है, खाली वो देखेंगे एक बार, ठीक है। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 77 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 19 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। वहां पे हमने देखा था सेक्शन 77 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने समझ लिया फॉर एग्जाम्पल कि भाई इंटरेस्ट रेट सप्लाई है और आपने क्या कर दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया। परंतु क्या थी वो, इंटर स्टेट सप्लाई और आपने आईजीएसटी पे करना था। तो अब आप क्या करोगे, आईजीएसटी पे करोगे जब आपको पता चलेगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी जो गलती से पे कर दिया उसके रिफंड पे जाओगे, उसके रिफंड पे जाओगे, ठीक है। 2 इयर्स का उसका टाइम लिमिट है जब भी पेमेंट करते हो, करेक्ट हेड में ऑलरेडी पढ़ा था ये हमने। अब देखो आगे क्या बात है। इट इज क्लैरिफाइड दैट द टर्म सब्सिक्वेंटली हेल्ड इन द सेट सेक्शन, आपको पता चलता है ना, सब्सिक्वेंटली हेल्ड आपको पता चलता है क्या कि इंटरस्टेट थी फॉर एग्जांपल। तो जो वर्ड सब्सिक्वेंटली हेल्ड यूज किया गया है covers both the cases where interstate or intrastate supply made by taxpayer is either subsequently found by taxpayer himself, या तो आपको खुद ही पता चला बाद में, क्या, जैसे कि भाई आपको पहले लगा कि इंटरस्टेट है, बाद में आपको ही पता चला इंटरस्टेट है, और वाइस वर्सा कि पहले आपको लगा इंटरस्टेट है, अभी आपको क्या पता चला कि इंटरस्टेट है, ठीक है। तो दोनों भी केसेस में क्या हुआ, या तो आपको खुद पता चला, या तो आपको खुद पता चला, या तो हो सकता है कोई टैक्स ऑफिसर ने बताया। दोनों भी कवर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया। क्या सब्सिक्वेंटली हेल्ड जो है वो किसको पता चला, ईदर सब्सिक्वेंटली फाउंड बाय टैक्सपेयर हिमसेल्फ एज इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड रिस्पेक्टिवली, और वेयर interstate or intrastate supply made by taxpayer is subsequently found held as intrastate or intrastate respectively by the tax officer in any proceedings, फॉर इंस्टेंस स्क्रूटनी, असेसमेंट, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन। तो या तो क्या हुआ, टैक्स पेयर को पता चला, या तो टैक्स पेयर को पता चला या टैक्स ऑफिसर ने बताया। टैक्स ऑफिसर ने बताया, स्क्रूटनी में, असेसमेंट में आया, उसने बोला अरे ये क्या कर दिया भाई तूने, इंटरस्टेट कर दिया, इंटर स्टेट है तो तू आईजीएसटी पे कर भाई, और यहाँ पे क्या कर, सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड कर, में ले, रिफंड ले। तो ये किसने फाउंड आउट किया भाई, टैक्स ऑफिसर आया था स्क्रूटनी में, असेसमेंट में, ऑडिट में, तभी उसने बताया। आपने बोला भाई मुझे नहीं पता था, गलत हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन मैं अब भी पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एडजुडिकेशन, एपीलेट और अदर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली, रिफंड क्लेम अंडर द सेट प्रोविजन अंडर द सेट सेक्शन कैन बी क्लेम बाय द टैक्स पेयर इन बोथ द अबव मेंशन्ड सिचुएशन, प्रोवाइडेड टैक्स पेयर पेज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स इन करेक्ट हेड। तो करेक्ट हेड में पे करो, और जो आपने गलत पे किया था उसके रिफंड में जा सकते हो। सो जो सब यहाँ ये क्लैरिफिकेशन ने क्या सिंपल सी बात बताई, क्लैरिफिकेशन ने बस ये बताया सब्सिक्वेंटली हेल्ड जो है भाई, सब्सिक्वेंटली हेल्ड जो यहाँ पे है वो दोनों भी केसेस कवर करता है। कौन कौन से दोनों, कि भाई अगर टैक्स पेयर को खुद से पता चला बाद में कि मैंने गलत पे कर दिया था, और वो करेक्ट हेड में पे करके जो रॉन्ग हेड है उसका वो क्या कर सकता है, रॉन्ग हेड में जो पे किया उसका रिफंड ले सकता है, या ऑफिसर ने पता किया, ऑफिसर ने बताया आपको, हो सकता है किसमें, ऑडिट में, स्क्रूटनी में, असेसमेंट में, किसी ने भी, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन देखेंगे, क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड पेनल्टी प्रोविजन। किसकी बात हो रही है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमांड पेनल्टी प्रोविजंस की अंडर द जीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फेक इनवॉइसेस। कौन से ट्रांजैक्शंस, जो फेक इनवॉइसेस से रिलेटेड है, ठीक है। क्या बात है अब देखेंगे। A number of cases have been noticed where registered persons are found to be involved in issuing tax invoice, fake invoice without actual supply of goods or service or both, ठीक है। तो आजकल बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन क्या पता चल रहा है भाई कि भाई वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, यहाँ गुड्स वुड्स कुछ सप्लाई नहीं हो, खाली इनवॉइस इशू कर दी, फेक इनवॉइस इशू कर दी, कोई एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज नहीं हो, और क्या कर दिया गया भाई, यहाँ पे फेक इनवॉइस इशू कर दी। इन ऑर्डर टू इनेबल रिसिपिएंट्स ऑफ सच इनवॉइस टू अवेल एंड यूटिलाइज आईटीसी फ्रॉडुलेंटली, और रिसिपिएंट क्या करेंगे भाई, उसका रिसिपिएंट यहाँ पे आईटीसी ले रहे हैं उसका फ्रॉडुलेंटली। तो फेक इनवॉइसेस का जो स्कैम चल रहा है उससे रिलेटेड क्या किया गवर्नमेंट ने, एक सर्कुलर इशू किया, और अलग अलग सिनेरियोज, यहाँ पे 3 सिनेरियोज बताया आपको कि क्या है, और अल्टीमेटली बताया कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको कैसे देखना है, केस टू केस बेसिस पे कैसे जजमेंट लेना है, वो वाली बात है, ठीक है। सो एक एक देखेंगे यहाँ पे। अल्टीमेटली आपको जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है बेटा यहाँ पे इससे रिगार्डिंग, वो आपको याद रखना है, वैसे वो याद रखना है, ठीक है। सर्कुलर क्लैरिफाइज applicability of demand and penalty provisions under the GST Act in respect of such transaction involving fake invoice as follows। अब देखो, फर्स्ट
इशू देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो जो दिया है, इन केस वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन ए हैज इशूड टैक्स इनवॉइस टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन बी विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्या हुआ, इनवॉइस इशू कर दी, ए ने बी को टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, सप्लाई हुआ ही नहीं, यहाँ पे गुड्स का सर्विस का किसी का भी सप्लाई हुआ ही नहीं, क्या कर दिया, इनवॉइस इशू कर दी, खाली टैक्स इनवॉइस इशू कर दी। तो अब यहाँ पे आपसे 2-3 अलग अलग सवाल पूछे, क्या क्या हुआ है, ए ने बी को टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, कोई सप्लाई गुड्स का सर्विसेज का हुआ ही नहीं है, कोई सप्लाई गुड्स का सर्विसेज का हुआ ही नहीं है। सो वेदर सच ट्रांजैक्शन विल बी कवर्ड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7, क्या वो ट्रांजैक्शन सप्लाई जैसे हो सकते हैं अंडर सेक्शन 7 क्या उसे सप्लाई बोला जाएगा, पहला सवाल ये। दूसरा, क्या डिमांड रिकवरी कैन बी मेड, वेदर डिमांड एंड रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम ए इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट ट्रांजैक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ 73-74, किसके एंगल से पूछा कि ए से क्या डिमांड एंड रिकवरी प्रोविजंस यहाँ पे क्या किए जाएं, इन्वोक किए जाएं, क्या सेक्शन 73-74 डिमांड रिकवरी की जाए क्या ए से। एंड थर्ड, वेदर एनी पेनल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन ए इन सच केस, क्या ए के अगेंस्ट कोई पेनल एक्शंस लेने हैं क्या। 3 सवाल पूछे गए यहाँ पे, सप्लाई माना जाना है कि नहीं, डिमांड रिकवरी के 73-74 इन्वोक होंगे क्या, अप्लाई होंगे क्या ए के केस में, थर्ड पेनल एक्शंस ए के अगेंस्ट लेना है कि नहीं, ये 3 सवाल उठे। देखेंगे क्या हुआ है, सिनेरियो क्या है आपका, सिंपल है, ए ने बी को टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, भाई साहब सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुआ ही नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुआ ही नहीं, ठीक है। देखेंगे, since there has only been issuance of tax invoice by registered person A to registered person B without underlying supply of goods or services or both, therefore such activity does not satisfy criteria of supply as defined under section 7। भाई सिर्फ इनवॉइस इशू करिए, सप्लाई तो हुआ ही नहीं है, सेक्शन 7 के हिसाब से कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे सप्लाई, तो सिर्फ इनवॉइस इशू कर दी गई है। तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ये सप्लाई है, क्या इनवॉइस इशू करना सप्लाई होता है, सेक्शन 7 हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से बहुत डिटेल में, नहीं, तो सबसे फर्स्ट टाइम की ये बात, तो सप्लाई तो है ही नहीं, सप्लाई तो है ही नहीं, खाली उसने इनवॉइस इशू कर दिया यहाँ पे। सेकंड, एज देयर इज नो सप्लाई बाय ए टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7, नो टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज अगेंस्ट ए फॉर द सेट ट्रांजैक्शन। भाई अगर सप्लाई नहीं है तो कोई टैक्स की लाइबिलिटी आती ही नहीं, कोई चीज सप्लाई नहीं है तो जीएसटी तो लग नहीं सकता। तो सबसे पहली बात, ए की लाइबिलिटी तो ये ट्रांजैक्शन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, खाली इनवॉइस इशू किया गया है। तो सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे ए की कोई लाइबिलिटी भी नहीं आती है, ए की कोई लाइबिलिटी भी नहीं आती है इस केस में फॉर द सेट ट्रांजैक्शन। एंड अकॉर्डिंगली नो डिमांड रिकवरी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अगेंस्ट ए अंडर द प्रोविजंस ऑफ 73-74 इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम। और ए की यहाँ पे क्योंकि सप्लाई नहीं है, कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो किस चीज की डिमांड करोगे भाई, जब टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है तो किस चीज की डिमांड करोगे, तो डिमांड रिकवरी ए के अगेंस्ट यहाँ पे तो बनती नहीं है, पहली बात, ठीक है। पहली बात क्या, सप्लाई नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है, नहीं है भाई। सेकंड क्या, डिमांड रिकवरी ए के अगेंस्ट बनती है 73-74 में, जब कोई टैक्स ही नहीं है तो किस चीज की डिमांड रिकवरी करोगे, तो नहीं बनती है। थर्ड बात, Beside, no penal action under the provisions of 73-74 is required to be taken against A in respect of such transaction। यहाँ पे 73-74 इन्वोक ही नहीं कर सकते, कोई पेनल एक्शन की जरूरत ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। The registered person A shall however be liable for penal action under section 122 for issuing tax invoice without actual supply of goods or services। ये एक सिनेरियो मेंशन है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 में, हमने देखा था पेनल्टीज वाले चैप्टर में, क्या कि अगर आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हो विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इनवॉइस इशू करी विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वही हमारा केस है। सो पेनल एक्शन तो बनता है ए के अगेंस्ट, पेनल एक्शन ए के अगेंस्ट बनता है, किस केसेस में, इस केस में ए के अगेंस्ट बिल्कुल क्या बनता है, यहाँ पे 122, यहाँ पे क्या होगा, पेनल एक्शन जरूर होंगे, उसको पेनल्टी जरूर लगेगी, पेनल्टी जरूर लगेगी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये देखो, आपको याद है तो ये देखो, हमने ऑफेंसेस और पेनल्टी चैप्टर में देखा था, 122 में देखो जो जो चीजें मेंशन थी, इश्यूज एनी इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सो ये 122(1) में आप बिल्कुल कवर होते हो, और आपको क्या लगेगी, जो पेनल्टी वहां पे दी हुई थी 10,000 और द अमाउंट ऑफ दिस, ठीक है, विच एवर इज हायर, क्या लग जाएगी, पेनल्टी बिल्कुल लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो क्या बोलता है देखते हैं,
A registered person has issued tax invoice to another registered person B without supply of goods or services. Again A ने B को टैक्स इनवॉइस इशू करी, सप्लाई कोई हुआ नहीं है. B ने क्या किया भाई, इसके बेसिस पे ITC ले लिया. B avails ITC on the basis of said tax invoice. B further issues invoice along with underlying supply of goods or services or both to his buyer and utilize ITC availed on the basis of above mentioned invoices issued by A for payment of his tax liability in respect of said outward supply. तो अब क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, A ने B को, क्या बात हो रही है, A ने यहाँ पे क्या किया है, देखो B को टैक्स इनवॉइस इशू किया, B ने बढ़िया ITC भी ले लिया और क्या कर रहा है वो अपने बायर्स को क्या कर रहा है, वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है और सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर रहा है. ठीक है, देखो A ने B को टैक्स इनवॉइस इशू करी विदाउट सप्लाई हुआ नहीं है. B ने बढ़िया ITC ले लिया उस इनवॉइस के बेसिस पे और वो क्या कर रहा है, बहुत सारे अपने जो बायर्स हैं उनको क्या कर रहा है भाई, यहाँ टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है, बट वो सप्लाई भी कर रहा है. और वो ये जो उसने ITC लिया है, वो किसके लिए यूज कर रहा है, अपने आउटवर्ड के अगेंस्ट वो ये ITC ले ले रहा है और यूज कर रहा है, अपने आउटवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट ये ITC ले ले रहा है और यूज कर रहा है. ठीक है, अब सवाल क्या आया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, वेदर B विल बी लायबल फॉर डिमांड एंड रिकवरी फॉर द सेड ITC. क्या B की लाइबिलिटी आती है फॉर डिमांड एंड रिकवरी ऑफ द सेड ITC along with penal action under the provisions of 73-74. सो बोल रहे हैं कि भाई B को क्या यहाँ लाइबिलिटी है डिमांड रिकवरी की, जो ITC लिया है उसकी डिमांड रिकवरी की यहाँ पे लाइबिलिटी है क्या भाई, उसके जो गलत ITC लिया है उसके लिए क्या डिमांड रिकवरी की रिक्वायरमेंट है और पेनल एक्शन की भी रिक्वायरमेंट है क्या 73-74 में. B के एंगल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया B की क्या लाइबिलिटी है, सिनेरियो में देखते हैं. Since registered person B has availed and utilized fraudulent ITC, भाई वो एलिजिबल तो था ही नहीं, कंडीशंस फॉर अवेलिंग ITC में हमने देखा था, इनवॉइस भी आना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज भी आनी चाहिए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 आपको याद हो तो. ठीक है, सो उसने क्या किया है, ITC अवेल भी कर लिया, यूटिलाइज भी कर लिया, कैसे, फ्रॉडुलेंटली ऑन द बेसिस ऑफ सेट टैक्स इनवॉइस विदाउट रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज. गुड्स या सर्विसेज उसको मिली नहीं है, उसने क्या कर दिया यहाँ उसने क्या कर लिया भाई, गुड्स सर्विसेज बिना मिले ITC यहाँ पे क्या कर लिया, उसने ले लिया. इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 16(2)(b, कॉन्ट्रावेंशन हो गया प्रोविजन 16(2)(b) का. ही शैल बी लायबल फॉर द डिमांड एंड रिकवरी ऑफ सेड ITC. उसको लाइबिलिटी आएगी किस चीज की, ही शैल बी लायबल फॉर डिमांड एंड रिकवरी ऑफ द सेड ITC along with penal action under the provisions of section 74 along with applicable interest under the provisions of section 50. so उसकी लाइबिलिटी है डिमांड रिकवरी ऑफ सेड ITC. वो ITC उसको एलिजिबल ही नहीं था और उसने वो ITC ले लिया, तो ऑब्वियसली उसको डिमांड बनती है, साथ में पेनल्टी भी बनती है अंडर सेक्शन प्रोविजंस ऑफ 74 along with interest under section 50. तो वो जो ITC उसने लिया है उसने नहीं लेना चाहिए था, फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड ITC है. तो इस केस में क्या बात हुई कि भाई डिमांड रिकवरी उस ITC को यहाँ पे क्या करेगा, वो ऑफिसर डिमांड कर सकता है, अलॉन्ग विद पेनल्टी भी जो भी है वो लगेगी, उसको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 50. Further, as per provisions of section 75, if penal action for fraudulent availment of or utilization of ITC is taken against B under 74, no penalty for the same act of the said fraudulent availment of utilization of ITC can be imposed on B under any provisions of the GST Act including under section 122. तो भाई एक जगह उसको मिल गई यहाँ पे पेनल्टी, यहाँ एक जगह पेनल्टी लग गई, तो फिर और कोई प्रोविजंस में उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, 122 वगैरह नहीं लगेगा. ठीक है, सेक्शन 75 में क्लियर लिखा हुआ है, ये जो आप फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट ऑफ ITC या यूटिलाइजेशन ऑफ ITC के लिए यहाँ पे आपको एक बार पेनल्टी लग गई तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी सेम एक्ट के लिए कोई भी दूसरे प्रोविजंस के अंदर आपको ये क्या नहीं लगेगी, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी. थर्ड सिचुएशन, रजिस्टर्ड पर्सन A has issued tax invoice to another registered person B. अगेन A ने B को टैक्स इनवॉइस इशू करी विदाउट सप्लाई, कोई सप्लाई हुआ नहीं. क्या सिचुएशन है देखेंगे, A ने B को टैक्स इनवॉइस इशू करी, अगेन विदाउट सप्लाई, यहाँ पे भी केस है. B avails ITC on the basis of said tax invoice and further passes the said ITC to another registered person C. तो B ने क्या किया, ITC ले लिया
और उसने भी यहाँ पे क्या किया, सी को पास ऑन कर दिया ये आईटीसी। उसने भी क्या किया, टैक्स इनवॉइस इशू किया बाय इशूइंग इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो बी ने भी सी को यहाँ पे क्या कर दिया भाई, टैक्स इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई, और सी ने आईटीसी ले लिया है। अब सवाल क्या है, वेदर बी विल बी लायबल फॉर डिमांड एंड रिकवरी एंड पेनल एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ 73 और 74। सो अब बी के एंगल से क्वेश्चन पूछा है कि भाई बी के ऊपर डिमांड एंड रिकवरी और पेनल प्रोविजन 73 74 के लगेंगे या नहीं लगेंगे, बी के एंगल से क्वेश्चन पूछा है आपको। ठीक है, सो देखेंगे। In this case, ITC is availed by B in his electronic credit ledger on the basis of invoice issued by A without actual receipt of goods or service has been utilized by B for passing on ITC by issuing tax invoice to C without any underlying supply of goods or services। केस ही बताया, B ने क्या कर लिया है भाई, यहाँ पे ITC अवेल कर दिया है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस बिना रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, has been utilized by B for passing on ITC by issuing tax invoice to C without underlying supply of goods or services। ठीक है, सप्लाई नहीं किया है सी को और क्या कर लिया है, यहाँ पे आईटीसी ले लिया है। As there was no supply of goods or services by both B to C in respect of said transaction, no tax was required to be paid by B in respect of the same। Obviously, ये जो ट्रांजैक्शन B से C के बीच में हुआ, इसकी अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे सप्लाई हुआ है, नहीं, यहाँ पे सप्लाई हुआ नहीं है, सप्लाई नहीं हुआ है यहाँ पे, ये बात तो एकदम क्लियर है। ठीक है, इसलिए सप्लाई नहीं है, नो सप्लाई तो नो जीएसटी। The ITC availed by B in his electronic credit ledger on the basis of tax invoice issued by A without actual receipt of goods or services ineligible in terms of 16(2)(b। ये हमारी ऑलरेडी बात हुई थी पहले भी। B ने जो ये ITC लिया है, क्या वो उसके लिए एलिजिबल था, नहीं। सेक्शन 16(2) जो बताता है कंडीशंस फॉर आईटीसी, उसमें क्लियरली लिखा है आपके पास टैक्स इनवॉइस भी आनी चाहिए, आपके पास गुड्स या सर्विसेज भी आनी चाहिए। क्या आपके पास गुड्स या सर्विसेज आई, नहीं आई, फिर भी आपने आईटीसी लिया, तो आप गलत हो। आप यहाँ 16(2)(b के हिसाब से आप इनएलिजिबल आईटीसी वाली बात है। In this case, there was no supply of goods or service और both by B to C। ठीक है, यहाँ पे कोई सप्लाई तो है नहीं, इन दिस केस कोई सप्लाई तो है नहीं B से C के केस में, B ने C को कुछ सप्लाई तो किया नहीं, ये टैक्स इनवॉइस इशू किया है। In respect of said transaction, also no tax was required to be paid in respect of said transaction। ना तो उसने कुछ सप्लाई किया, ना कोई टैक्स पे करने की जरूरत है। सो कोई सप्लाई नहीं है, कोई यहाँ पे टैक्स नहीं है, तो इस केस में कोई डिमांड रिकवरी नहीं बनेगी। आईटीसी जो भी उसने रॉन्गली अवेल किया है बी ने, या टैक्स लाइबिलिटी बी टू सी वाले केस में जो आउटवर्ड ट्रांजैक्शन के अंडर द प्रोविजंस ऑफ 73 74। परंतु इन सच केसेस बी किस चीज के लिए लाइबल रहेगा, जो भी पेनल्टी उसकी बनती है अंडर सेक्शन 122(1) फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इनवॉइस इशू करी उसने विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और ऑल्सो फॉर टेकिंग यूटिलाइजिंग आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, और जो आईटीसी लिया उससे रिगार्डिंग भी उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे उसको पेनल्टीज लगेगी। किसके एंगल से पूछा है, बी के एंगल से। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियोज दिए हुए बेटा, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको क्या देखना है यहाँ, द फंडामेंटल प्रिंसिपल आउटलाइन इन द सर्कुलर मे बी अडॉप्टेड टू डिसाइड नेचर ऑफ डिमांड एंड पेनल एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन फॉर सच एक्टिविटी। तो डिपेंड करेगा अलग अलग केसेस में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, और उस केस जो केस टू केस बेसिस के हिसाब से पेनल्टीज लगेगी। Actual action to be taken against a person will depend upon specific facts and circumstances of the case, which may involve complex mixture of above scenarios or even may not be covered under any of the above scenarios। ये तो एग्जाम्पल के लिए 2-3 सिनेरियोज बता दिए। एग्जाम यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई भी सिनेरियोज हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी हो सकती है, और उसके हिसाब से लगेगी। तो आपको एग्जाम में अगर ये पूछे इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या रहेगा, आपको बता देना है भाई क्या स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के हिसाब से क्या रहेगा, यहाँ पे आपको पेनल्टीज लगेगी। एनी पर्सन हु हैज रिटेन्ड द बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 122(1) है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी रिटेन किया बेटा बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन 122(1)(a) में, एंड at whose instance transaction are conducted, वो भी क्या रहेगा, लाइबल रहेगा पेनल एक्शन के लिए। सिंपल सी बात है, वो भी लाइबल रहेगा पेनल एक्शन के लिए। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इन सच केसेस ऑफ wrongful availment or fraudulent availment or utilization of ITC और इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो आपने आईटीसी रॉन्गफुल अवेलमेंट किया है या आपने इशू करी इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट, जिसके कारण रॉन्गफुल अवेलमेंट हो रहा है आईटीसी का,
और रिफंड ऑफ टैक्स। प्रोविजंस ऑफ 132 में ऑल्सो भी इन्वोकेबल, 132 के भी प्रोविजंस इन्वोक हो सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड देयर इन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो अगेन एंड अगेन वही बात है, हर एक केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या होंगे यहाँ पे प्रोविजंस इन्वोक होंगे, पेनल्टीज वगैरह लगेगी। ठीक है, 132 भी कब इन्वोक होगा डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस पे। ठीक है, सिंपल है। Next clarification on legal position of voluntary payment of taxes during the course of inspection, search, investigation। ऑलरेडी हमने प्रोविजन पढ़ा हुआ है कि आप वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स आप कर सकते हो। ठीक है, बिफोर इशू ऑफ शोकॉज नोटिस आप क्या कर सकते हो, वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो देखेंगे एक बार, अंडर जीएसटी एक्ट टैक्स पेयर हैव एन ऑप्शन टू मेक वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स। सच वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स बिफोर issue of notice, show cause notice is permitted under section 73(5) and 74(5). This helps taxpayer in discharging their admitted liability self-ascertained or ascertained by tax officer without having to bear burden of interest under section 50 for delayed payment of tax, and may also save him from penalty imposable on him subsequent to issuance of show cause notice। So अगर आप क्या करते हो, show cause notice issue होने के पहले voluntarily payment कर देते हो टैक्स का। ठीक है, आपको खुद समझ में आई लाइबिलिटी है भाई, आपने सेल्फ असर्टेन की, आप डिस्चार्ज कर रहे हो, या ऑफिसर ने, या क्या करी भाई, या ऑफिसर ने करी, यहाँ पे ऑफिसर ने असर्टेन करी और उसके बाद आपने क्या किया, पे किया, वो पे किया, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट उसमें बस क्या एक चीज है भाई, आप वो बिल्कुल कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा फॉर डिले पेमेंट ऑफ टैक्स है, और आपको हायर पेनल्टी से भी आप बच जाओगे। तो ये प्रोविजन ऑलरेडी एक्ट में दिया हुआ है, ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, वॉलेंट्री पेमेंट आप कर सकते हो। रिकवरी ऑफ टैक्सेस नॉट पेड शॉर्ट पेड कैन बी मेड अंडर सेक्शन 79। रिकवरी ऑफ टैक्स की जाती है सेक्शन 79 के अंदर। वो कैसे की जाती है भाई, पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है उस केस में। ओनली आफ्टर फॉलोइंग ड्यू लीगल प्रोसेस नोटिस इशू होगी, सब्सिक्वेंट कंफर्म होगी आपकी डिमांड अबाय इशुएंस ऑफ एजुकेशन ऑर्डर। तो जो रिकवरी ऑफ टैक्सेस जो भी है, टैक्सेस नॉट पेड शॉर्ट पेड अंडर सेक्शन 79 कैसे की जाती है, पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है, जैसे कि नोटिस इशू होगी, कंफर्मेशन होगी आपकी डिमांड का ऑर्डर से। ठीक है, therefore there may not arise any situation where recovery of tax dues has to be made by officer from taxpayer during the course of search, inspection or investigation on account of issue detected during such proceedings। तो ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं आएगा कि भाई रिकवरी कैसे की जा रही है ऑफिसर के द्वारा, सर्च, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई इशू अगर मिला तो। हाउएवर लॉ डज नॉट बार टैक्स पेयर फ्रॉम वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स, बट अगर टैक्स पेयर को ऐसा लगता है वो खुद से वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। कोई भी लाइबिलिटी उसको खुद समझ में आई उस समय, या ऑफिसर को पता चली उस रिस्पेक्ट में, तो वो बिल्कुल इधर बिफोर या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑल्सो, और बाद में भी क्या कर सकता है, वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। द टैक्स ऑफिसर शुड हाउएवर इन्फॉर्म टैक्स पेयर रिगार्डिंग प्रोविजंस। तो ऑफिसर को भी क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, और वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स पर कोई बार नहीं है, वो बिल्कुल ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट टू प्रोसीडिंग्स ऑल्सो क्या कर सकता है, यहाँ पे वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन आया वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड। हमने यहाँ पे ये छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस देखे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर से रिलेटेड। अब खाली मिसलीनियस प्रोविजंस जो थे बेटा, इसमें क्या था, हमने एक ही यहाँ पे अमेंडमेंट है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सेक्शन 168 जो था पावर टू इशू डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस, उस केस में क्या कर दिया गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है क्या कर दी गई है, ओमिट कर दी गई है। यहाँ पे जो रेफरेंस था सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 38 सबसेक्शन 1, यहाँ पे जो था सेक्शन 44 का, या सबसेक्शन 5 ऑफ 66, ये सारों को क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। दैट्स इट, बाकी कोई अमेंडमेंट है नहीं। एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन 168, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 168 पावर देता है किसको, यहाँ पे डायरेक्शन इशू करने की या इंस्ट्रक्शन इशू करने की, पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन। सो द बोर्ड में इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी or expedite so to do for the purpose of uniformity in implementation of this act। तो यहाँ पे अगर क्या लगता है, बोर्ड को ऐसा लगता है, बोर्ड को ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। यूनिफॉर्मिटी भी यहाँ पे क्या किया, जैसे उनके जो ऑफिसर्स है, सबऑर्डिनेट्स है, क्या करें, जो जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या करें, अब इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन to central tax officer as it may deem fit, and thereupon all such officer and all other person employed in implementation of the act shall observe and follow such order, instruction, direction। तो अगर बोर्ड यहाँ पे ऐसे इशू करते हैं तो जो भी उनके ऑफिसर्स हैं यहाँ पे उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और फॉलो करना है वो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन। ठीक है, सो बोर्ड को अगर लगता है यूनिफॉर्मिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट के लिए ये जरूरी है, तो वो क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं ऑर्डर, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस।
और वो ऑफिसर्स को फॉलो करना होता है, वो ऑफिसर्स को फॉलो करना होता है. द कमिश्नर स्पेसिफाइड इन दीज सेक्शन शैल मीन कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी जो पोस्टेड है किसमें, बोर्ड में. सो कमिश्नर जो है इन सब सेक्शंस में वो कौन है, कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी जो पोस्टेड है बोर्ड में. एंड सच कमिश्नर जॉइंट सेक्रेटरी शैल एक्सरसाइज द पावर स्पेसिफाइड इन द सेक्शंस विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड. और ये कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है पावर्स जो भी स्पेसिफाइड है इन सब सेक्शंस में विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड. सो जो कमिश्नर ये सारे सेक्शंस में दिया हुआ है बेटा वो कौन है, वो कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी जो पोस्टेड है बोर्ड में, जो पोस्टेड है बोर्ड में. ठीक है, दैट्स इट. मिसलेनियस प्रोविजन में खाली यही एक अमेंडमेंट था. एंड हियर वी कंप्लीट जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स बेटा यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. कस्टम में बहुत छोटे ही अमेंडमेंट्स है, एक दो देख लेंगे हम वो नेक्स्ट लेक्चर में. एंड यहाँ जीएसटी के अमेंडमेंट्स कंप्लीट करते हैं. सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.